हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के हिंदी के क्वेश्चंस की, यानी कि इन क्वेश्चंस को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में डिस्कस किए थे। हिंदी इंग्लिश के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि बाइलिंगुअल, और कुछ क्वेश्चंस हमारे सिर्फ इंग्लिश बेस्ड थे। तो कुछ स्टूडेंट्स की बहुत टाइम से कंप्लेन थी कि हिंदी में भी डिस्कस किया जाए, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में है। इन क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय प्रेरणा देता है, यानी कि जो व्यवसाय है वो हमें किस चीज का मोटिवेशन देता है? कर चोरी करने का, उत्पादों में मिलावट करने का, कुशलता का, या फिर मूल्य वृद्धि का? तो फ्रेंड्स, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता कि हमें कर चोरी का मतलब होता है टैक्स को छुपाना है, या फिर उत्पादों में मिलावट का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम मिलावट चीजें हैं या फिर जो लो क्वालिटी की चीजें हैं उनको मिलाएं। कुशलता या मूल्य वृद्धि? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये हमें कुशलता सिखाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? ये व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है, या फिर प्रवर्तन का अंग है? तो फ्रेंड्स, वाणिज्य आपने पढ़ा होगा, बिजनेस जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉमर्स एंड एड्स टू ट्रेड। तो फ्रेंड्स, वाणिज्य जो है वो हमारा डिवाइड होता है व्यवसाय के रेफरेंस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यवसाय है हमारा, वो वाणिज्य जो है हमारा, वो हमारा व्यवसाय का अंग है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? यानी कि इसमें से कौन जो होता है जो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का पार्ट होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय योजना मंत्री, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि उस टाइम का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सर्वप्रथम वर्ष डैश में प्रारंभ की गई? यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो कहाँ स्टार्ट की गई फर्स्ट टाइम? 1975, 1984, 1997, या फिर 1999? तो फ्रेंड्स, ये योजना सबसे पहले शुरू की गई थी भारत में 1999 में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, योग्यता का लगान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? यानी कि योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने, वॉन वाइजर ने, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने? तो फ्रेंड्स, जो योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो दी थी वॉन वाइजर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र अभाव सीमितता का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? मार्शल, रॉबिन्स, जेएम कीन्स, या फिर कैनन? तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है यानी सीमितता का विज्ञान है, ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्सन ने। जब इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र एक अभाव का विज्ञान है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिस्थापना नियम डैश से भी जाना जाता है, यानी कि ये प्रतिस्थापना नियम है वो किससे जाना जाता है? उपयोगिता ह्रास नियम से, समसीमांत उपयोगिता नियम से, सीमांत उत्पादकता से, या फिर मांग का नियम से? तो फ्रेंड, जो प्रतिस्थापना नियम था ये हमारा दिया गया था समसीमांत उपयोगिता नियम से। फ्रेंड्स, अगर आपको इनका डिस्कशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन पे एक ब्रीफ डिस्कशन रख पाएंगे। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, समसीमांत और सीमांत, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम फ्रेंड्स बहुत इजी है, जो कि हम जब भी हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो हमारे मांग पर इफेक्ट करेंगे, यानी डिमांड पे इफेक्ट करेंगे। प्राइस अगर हाई होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हमारा प्राइस लो होगा तो हमारी डिमांड हाई हो जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो अगर आप उन पे वीडियो चाहते हैं एक पर्टिकुलर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य है? साख का आधार, विनिमय का आधार,
मूल्य का मापक या फिर मूल्य का संचय। तो फ्रेंड्स, जो मुद्रा का आकस्मिक नियम है, आकस्मिक कार्य है, वो होता है साख का आधार, जबकि मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय, ये इसका आकस्मिक कार्य नहीं है। साख का आधार मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन का जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज एक्सप्लेन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही का बैंक शेष होता है, यानी कि रोकड़ बही का बैंक शेष क्या बताता है? नाम बताता है, जमा बताता है, ए व बी दोनों, या फिर ए या बी? तो फ्रेंड्स, रोकड़ बही का जो बैंक शेष होता है वो हमारा नाम भी बताता है और जमा भी बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स, रोकड़ बही में आप पेमेंट भी करते हो और पेमेंट रिसीव भी करते हो, तो ये आपका नाम भी बता सकता है और ये आपका जमा भी बता सकता है। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता यानी कि फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी? ऑप्शन है हमारे न्यूनतम, अधिकतम, बराबर, या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकतम। यानी कि ये सीमांत उपयोगिता अगर हमारी शून्य होती है तो वहां पे कुल उपयोगिता हमारी अधिक होगी। नेक्स्ट है, आबिद हुसैन समिति पर अनुशंसा किया, यानी कि आबिद हमीद समिति जो है डैश पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, किस पर? निर्यात नीति पर, बी लघु उद्योग पर, सी संरचना पर, या फिर डी वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर। तो फ्रेंड्स, आबिद हुसैन समिति का जो एक्सप्लेनेशन था वो इन्होंने दिया था निर्यात नीति पर, यानी कि एक्सपोर्ट प्लानिंग पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, निर्यात नीति पर अनुशंसा किया। नेक्स्ट है, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस हैं, ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 1996, या फिर डी वर्ष 2004। तो फ्रेंड्स, जो वैज्ञानिक रूप से सेबी की स्थापना की गई है वो स्थापना की गई है वर्ष 1956 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रोजनामचा की प्रविष्टि के लिए नहीं की जाती है, ए दलाली, बी नगद छूट, व्यापारिक छूट, या फिर कमीशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम रोजनामचा यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो वहां पर हम किसकी एंट्री नहीं करते हैं? जो हम दलाली यानी कि जो हम कमीशन देते हैं उसकी, नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट की, व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, डी यानी कि कमीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे दलाली हम ब्रोकरेज भी लेके चल सकते हैं, जो हम ब्रोकरेज देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापारिक छूट। जब हम व्यापारिक छूट देते हैं तो रोमनांचा में उसकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा लागू होता है, यानी कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर उसका नियम है कि पाने वाले का नाम, देने वाले को जमा लागू होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत खाते के लिए, वास्तविक खाते के लिए, नाम मात्र के खाते के लिए, या फिर संयुक्त खाते के लिए। तो फ्रेंड्स, पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा, ये नियम लागू होता है व्यक्तिगत खाते पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो भी पर्सन पाता है यानी कि उसके पास कैश आ रहा है वो हम करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, उसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पे धनी, और जो हमारे देने वाला जो होता है जिसके पास से कुछ जा रहा है उसके लिए ये क्या है, खर्चा, तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर जो भी अगर हमने रिसीव किया है कुछ भी तो वो किया जाएगा क्रेडिट, और अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है वो हमारे लिए खर्चा है तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक संगठन का एक प्रारूप नहीं है, यानी कि जो व्यापारिक संगठन है उसका प्रारूप कौन सा नहीं है? एकल व्यापार, साझेदारी, धर्मार्थ ट्रस्ट, या फिर संयुक्त स्कंद प्रमंडल। तो फ्रेंड्स, अगर हम व्यापारिक संगठन की बात करें जिसके अंदर हम बात करते हैं सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो नहीं आएगा वो है धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट फ्रेंड्स किसी, ये व्यापारिक संगठन नहीं होता है, ये किसी की सर्विस के लिए या किसी परोपकार के लिए बनाया जाता है। धर्मार्थ ट्रस्ट किसी की सेवा के लिए, सर्विस के पर्पज से, इसलिए इसको व्यापारिक संगठन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि किसी के कुछ
प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप आ गए, पार्टनरशिप आ गई, कंपनी आ गई, ये सारी चीज व्यापारिक संगठन के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में साझेदारी फॉर्म का संचालन किस अधिनियम से होता है? ऑप्शंस हैं साझेदारी अधिनियम 1920, बी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1956, सी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1943 एंड डी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1932। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारत में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा लागू होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, यानी कि मुद्रा बाजार है उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शंस है वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है भारतीय वाणिज्य बैंक यानी कि हमारा इंडियन कॉमर्शियल बैंक, नेक्स्ट है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, डी है विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक। तो फ्रेंड्स, मुद्रा बाजार का जो नियमन होता है वो हमारा इंडिया के अंदर किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जेबी से के अनुसार रूल ऑफ थ्री नियम लागू होता है, यानी कि ये रूल ऑफ थ्री है वो हमारा किस पे लागू होता है? प्रगतिशील करों पर, अनुपाती करों पर, प्रतिगामी करों पर या फिर अधोगामी करों पर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुपाती करों पर। जो हमारा रूल ऑफ थ्री लागू होता है वो होता है हमारा अनुपाती करों पर। नेक्स्ट है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यता, यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको ऐसे इनमें से ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जो उनको प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन ए है मत देने का बराबर अधिकार होता है, ऑप्शन बी है मत देने का अधिकार नहीं होता, सी सीमित मत देने का अधिकार होता है, या फिर डी पूर्व मताधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, ये नाम से ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नाम है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः, यानी कि जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ इनको राइट होता है कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डिविडेंड इनको प्रायोरिटी होगी कि इनको सबसे पहले दिया जाएगा, लेकिन इनको किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं होता है कि ये कहीं भी जाके किसी को किसी मीटिंग में वोट कर पाए। तो वोटिंग राइट सिर्फ होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, ह्रास आयोजन के लिए निम्न लेखांकन प्रमाप लागू होता है, यानी कि जो ह्रास लेखांकन यानी कि जो डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है, प्रोविजन, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो फ्रेंड्स, जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस गिवन है कि कौन सी सेट्स पे किस तरह से कौन से मेथड के थ्रू लगना है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये सारी चीजों इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो डिफाइन किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।